नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून, जहां सीएम धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। ये केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा को ही चोट नहीं पहुंचाता है, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भविष्य के अंधकार में धकेलने का काम भी करता है। आज नशे का प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर एक साइलेंट वार की तरह हो रहा है और इस युद्ध का सबसे बड़ा निशाना कोई है तो हमारी भावी पीढ़ी है, हमारे युवा हैं, हमारे छात्र हैं, हमारे नौनिहाल हैं, जिनसे देश की, समाज की, उनके माता पिता की, उनके गुरुजनों की बहुत बड़ी अपेक्षा है कि अमृत काल के ये वाहक बनेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे हमारे होनहार नौजवानों को, कर्णधारों को आज नशा अपना निशाना बना रहा है, क्योंकि हमारी ये युवा पीढ़ी भारत की ऊर्जा है, भारत का सामर्थ्य है और प्रगति का वास्तविक आधार है, जिनके मजबूत कंधों पर आगे चलकर भारत को विकसित भारत बनना है, भारत को दुनिया का श्रेष्ठ भारत बनना है, भारत को दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनना है। ऐसा भारत बनना है जिसके पीछे समूची दुनिया चले और भारत उसका नेतृत्व करे। यदि यही ऊर्जा किसी नकारात्मक प्रभाव में फंस जाएगी तो राष्ट्र के विकास की गति रुक जाएगी या बहुत न्यून हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। मैं कह सकता हूं कि स्पीड ब्रेकर लग जाएगा हमारी गति में, हमारी उन्नति में, हमारी प्रगति में। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस नशा मुक्त अभियान की शुरुआत करके पूरे देश से इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध एकजुट होने का आह्वान किया और इसे एक व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी राज्य सरकार भी नशे के विरुद्ध इस महाअभियान के अंतर्गत ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ मिशन मोड पर काम कर रही है। जहां एक और समाज में और विशेषकर युवाओं में नशे के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए व्यापक रूप से जागरूकता बढ़ाई जा रही है, वहीं नशा तस्करी से जुड़े अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। मादक पदार्थों की रोकथाम एवं इस संबंध में प्रभावी कार्यक्रम हेतु उत्तराखंड में वर्ष 2022 में त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक्स फोर्स एएनटीएफ का गठन भी किया गया था। हमारी फोर्स ने बीते 3 वर्षों में नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 6000 से भी अधिक ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो नशे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, नशे का सौदा करने का काम कर रहे हैं और 200 करोड़ रुपए से भी अधिक के नारकोटिक्स पदार्थ बड़ी मात्रा में बरामद भी किए हैं। इसके साथ ही नशे की चेन को ब्रेक करने के लिए जिलों में नार्को समन्वय तंत्र एनकॉट की नियमित बैठकों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिनमें सभी प्रवर्तन एजेंसियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, नशे की प्रवृत्ति को रोकने, नशाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनके पुनर्वास के लिए सभी जनपदों में नशा मुक्ति केंद्रों का प्रभावी रूप से उनको चलन में लाया जा रहा है, उनको प्रभावी बनाया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 4 इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं, जो नशा पीड़ित व्यक्तियों को उपचार, परामर्श और पुनर्वास की बेहतर
सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एम्स ऋषिकेश की सहायता से राज्य में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी एटीएफ का संचालन भी किया जा रहा है। हम अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी ऐसे अत्याधुनिक एटीएफ केंद्र स्थापित करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे, जहां द्वितीय मध्य महेश्वर केदार मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। जहां आपको बता दें, फूलों से सजा भगवान मध्य महेश्वर का दिव्य दरबार। भगवान मध्य महेश्वर के जयघोष से वातावरण रहा गुंजायमान। श्रद्धालु बीकेटीसी कर्मचारी, अधिकारी और प्रशासन के प्रतिनिधि रहे उपस्थित। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने द्वितीय केदार के कपाट बंद होने पर श्रद्धालुओं को दी शुभकामनाएं। शीतकालीन तीर्थस्थलों में दर्शन का पुण्य लाभ करे अर्जित, हेमंत द्विवेदी ने कहा। भगवान मध्य महेश्वर के चल विग्रह डोली ने प्रथम पड़ाव गौंडार के किया प्रस्थान। मुख्य कार्यधिकारी विजय प्रसाद थापलियाल ने दी जानकारी। इस यात्रा वर्ष द्वितीय केदार मध्य महेश्वर में 22,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 20 नवंबर से 3 दिवसीय मध्य महेश्वर मेले की होगी शुरुआत। भगवान मध्य महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोले का देव निशानों के साथ 21 नवंबर को होगा ऊखीमठ आगमन। चल विग्रह डोले के स्वागत के लिए ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में तैयारियां शुरू। जय बाबा केदार। जैसे भी कि अभी थोड़ी देर में जो बाबा मध्य महेश्वर के कपाट बंद हो जाएंगे और अगले 6 माह के लिए शीतकालीन के लिए बंद हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि 23 अक्टूबर को बाबा केदार के कपाट बंद हुए और 6 नवंबर को तुंगनाथ के, और आज हमारे बाबा मध्य महेश्वर के कपाट बंद जो नाभि रूप की पूजा होती है। और इसी कड़ी में अगले 25 नवंबर को बाबा बद्रीश्वर के कपाट बंद हो जाएंगे। सबके जीवन में उल्लास रहे, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और उनका जीवन सुखमय रहे। जिस भाव और जिस भावना से लोग यहाँ आए हैं उनकी मनोकामना पूर्ण है, ये मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा मध्य महेश्वर से। जय बाबा केदार, जय बद्रीश्वर। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की चोटियां आसमान छूती हैं और नदियां जीवन की धारा बनकर बहती हैं। यही उत्तराखंड अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये राज्य सिर्फ सपने नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें धरातल पर उतार रहा है। 24 गेम चेंजर योजनाएं जो हर नागरिक के जीवन को छू रही हैं। अब शासन का मतलब है तेजी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी। फाइलों में अटक जाने वाले फैसले अब धरातल पर नतीजों में बदल रहे हैं। हर विभाग को मिली है स्पष्ट दिशा, तय समय सीमा और एक ही मंत्र, गुड गवर्नेंस। सिर्फ नारा नहीं, हमारी कार्य संस्कृति है। खेती से लेकर पर्यटन तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, पर्यटन, ऊर्जा, हर क्षेत्र में नई रफ्तार, नया विश्वास। सरकार ने तय किया है, हर योजना होगी टेक्नोलॉजी से जुड़ी, हर कदम होगा पारदर्शी और हर लाभ पहुंचेगा सीधे जनता तक। ऑनलाइन मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट और जनता से सीधा संवाद, यही है बदलता उत्तराखंड। आज उत्तराखंड निवेश, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के लिए रोल मॉडल बन रहा है। मुख्यमंत्री धामी का विजन है साफ, जनता तक सीधा लाभ पहुंचे और उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन, उत्तराखंड का दशक को धरातल पर उतारने की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है। ये योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि धरती पर सांस ले रही हैं। गांव से शहर तक, खेत से बाजार तक, हर जगह एक ही बदलाव दिख रहा है। उत्तराखंड बदल रहा है, गति, पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस के साथ। उत्तराखंड, पारदर्शी शासन, तेज विकास। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां
आपको बता दें कि कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने अपने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान नैनीताल के भवाली कैंची धाम खेरना रतिघाट बाईपास का बारीकी से स्थलीय निरीक्षण किया। अपने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान कुमाऊं आयुक्त खैरना स्थित शिव शक्ति धाम पहुंचे, जहां उन्होंने सोमवारी महाराज गुफा में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण कार्य की अद्यतन प्रगति की विस्तृत जानकारी प्रदान की। अधिशासी अभियंता ने अवगत कराया कि भवाली सैनिटोरियम से रानीघाट तक प्रस्तावित निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा इस हिस्से का डामरीकरण भी हो चुका है और शेष 10.2 किलोमीटर में पहाड़ कटिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है। वर्तमान में कलमठ और सुरक्षा दीवारों का निर्माण एवं अन्य शेष कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त इस बाईपास को राष्ट्रीय राजमार्ग अल्मोड़ा से जोड़ने के लिए प्रस्तावित पुल निर्माण की डीपीआर भी तैयार कर शासन को भेज दी गई है। आयुक्त ने निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने और निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान आयुक्त द्वारा भवाली बाईपास को जोड़ने वाली मोटर पोल का भी स्थलीय निरीक्षण किया गया। आयुक्त ने कहा कि धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से यह स्थल अत्यंत पवित्र एवं महत्वपूर्ण है। उन्होंने मंदिर कमेटी के सदस्यों को आश्वस्त किया कि अधिक से अधिक पर्यटक एवं श्रद्धालु यहां पहुंचे, इसके लिए आवश्यक सभी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। आयुक्त ने विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे वाहन पार्किंग सहित अन्य निर्माण कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को सभी कार्य तेजी से करते हुए यथासंभव पूर्ण करने के निर्देश दिए। देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैं कहता हूं कि है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि इसकी समीक्षा बहुत रेगुलरली होनी चाहिए और इसमें कोई रुकावटों से दूर करें, वो हमारी कैंची धाम का बाईपास है। तो इसमें आपको बताना चाहूंगा कि 8 किलोमीटर में तो पहले ही डामर इसमें हो चुका है सैनिटोरियम के बाद। उसके बाद जो फॉरेस्ट प्रपोजल बना था और लैंड हमें मिली थी, उसमें क्लियरेंस के बाद आज की तारीख में 8 किलोमीटर की जो कच्ची रोड कटिंग है वो भी हो चुकी है और अब ये रोड वहां पे पहुंच गई जहां पे कि पुल प्रस्तावित है और वो पुल हमारे एनएच में जुड़ेगा। इसका भी डीपीआर डिपार्टमेंट ने भेज दिया है शासन स्तर पे। स्वीकृति के उपरांत काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरे चरण का काम है, जिसमें कि इसमें रोड को पक्का करना होगा, डामर करना होगा, वो पुल से थोड़ा आसान होता है, वो काम भी जल्दी शुरू होगा। साथ ही साथ जो एक दूसरा ब्रिज है जो भवाली सैनिटोरियम से रोड कटते हुए भवाली को बाईपास करते हुए पुनः एनएच में मिलती है, इसमें भी लगभग 2 महीने का ही काम और बाकी है। इसमें अबटमेंट्स बन चुके थे और अभी अप्रोच पे काम चल रहा है। तो इससे भी मैं समझता हूं कि हमारी जो पहाड़ को जाने वाले लोग हैं, इसके अलावा जो कैंची धाम में जा रहे हैं, उनकी भी यात्रा और सुगम बनेगी। इसमें एक और जो थर्ड इसका सेक्टर है, जो वर्तमान में काम कैंची धाम में हो रहे हैं। कैंची धाम में एक बृहद पार्किंग बन रही है, आप सब जानते ही हैं। साथ ही साथ एक ब्रिज भी बन रहा है ताकि यहाँ पे जो ट्रैफिक मूवमेंट है, श्रद्धालुगणों का पेडेस्ट्रियन जो मूवमेंट है, वो एक तरफ से आने का हो, एक तरफ से जाने का हो। एक मेडिटेशन सेंटर भी सामने यहाँ पे बन रहा है, एक छोटा अस्पताल भी यहाँ पे बन रहा है। तो ये काम भी काफी तेज गति से यहाँ पे चल रहे हैं। साथ ही में यहाँ पे खैरना पे जो गर्म पानी में जहाँ पे तहसील है हमारी, उसके पास में जो रास्ता बेताल घाट को जाता है, जहाँ पे शिप्रा और कोसी का संगम है, वहां पे एक बहुत पुरानी सोमवारी बाबा जी की गुफा है जिसकी काफी मान्यता है, लेकिन अभी पूरी तरीके से हमारे टूरिस्ट सर्किट में जुड़ नहीं पाया है। कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। तो एक तो इसका प्रचार प्रसार भी हम करवाएंगे पर्यटन के माध्यम से। साथ ही साथ यहाँ पे लगातार हर बरसात में बाढ़ आ जाती है और जो गुफा है उसका मुहाना बंद हो जाता है और साथ ही साथ जमीन कट भी रही है। तो इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट से हमें एक एस्टिमेट यहाँ पे प्रोटेक्शन वर्क का। और आगे बढ़ेंगे जहां बीजेपी के प्रदेश मंत्री नेहा जोशी का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, नेहा जोशी ने बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बनने जा रहे ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। प्रदेश में तीसरी बार बनेगी बीजेपी सरकार। बीजेपी संगठन जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं की दे रही जानकारी सरकार तक पहुंचाया जा रहा जनता का फीडबैक। 2027 विधानसभा के चुनाव में दिखेगा परिणाम। पिछली बार से अधिक सीटों के साथ बनेगी बीजेपी की सरकार। तीसरी बार भी पुष्कर सिंह धामी बनेंगे मुख्यमंत्री। ये एक मैं कह रही हूँ कि नया एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है जो तीसरी बार
कोई पार्टी यहाँ पर सरकार बनाएगी। एक समय था जब कहते थे पेंडुलम स्टेट है, दूसरी बार किसी पार्टी की सरकार नहीं आती, लेकिन अगर नीति सही हो, नियत सही हो, नेतृत्व सही हो, तो कोई मिथक काम नहीं करता है। लगातार लोगों के बीच में संगठन के रूप में हम जा रहे हैं। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन एक सरकार के एक दूत के रूप में फीडबैक जनरेशन का काम हमारा संगठन लगातार कर रहा है। और इस सेंसिटिव राजनीति का फीडबैक जो जमीन से आ रहा है उसको लगातार सरकार तक ले जाने का, और जहां पे भी कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है, जहां पर भी बदलने की आवश्यकता है, कुछ नया करने की आवश्यकता है, उसको करने का परिणाम जो है हमें 27 में मिलेगा। और तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ, और मैं तो कहूंगी पिछली बार से भी ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। तीसरी बार धामी जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ हम सरकार बनाएंगे। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को नई दिशा और गति देने के लिए विशेष पहल लेकर आई है। इसके अंतर्गत पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जनपदों के साथ साथ अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल का पूरा पर्वतीय भूभाग, टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय हिस्सा, नैनीताल जनपद के भीमताल, धारी, बेताल घाट, रामगढ़ और ओखल कांडा विकासखंड तथा देहरादून जनपद का चकराता विकासखंड शामिल है। उद्यम स्थापना करने हेतु सिडकुल द्वारा रुद्रपुर, सेलाकुई और हरिद्वार फ्लैट एड फैक्ट्रियों की भी तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को हमें धरातल पर उतारने पर सफलता प्राप्त हुई है। खुरपिया में स्थापित होने वाला इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। निवेश की 4 श्रेणियों के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए से लेकर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा सकता है। इसके अंतर्गत निवेशकों को श्रेणीवार 50 से लेकर 500 स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही इस नीति में श्रेणी ए और बी के अंतर्गत निवेशकों को 1 से 2% तक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। पौड़ी गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में जो उद्योग लग रहे हैं उनको सरकार बहुत वित्तीय प्रोत्साहन से लेकर हर चीज मदद कर रही है और यह कदम सराहनीय है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को साकार करते हुए पर्वतीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और युवाओं के लिए व्यापक रोजगार के अवसर पैदा करना है। उत्तराखंड सरकार की ये पहल निवेशकों के लिए नए अवसर और पर्वतीय युवाओं के लिए नई उम्मीद का द्वार खोलती है। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार और भालू का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला विधानसभा चौबट्टा खाल के विजयी गांव का है, जहां भालू के हमले में एक महिला के घायल होने की घटना सामने आई है। बिरू खाल के जिवई गांव में लक्ष्मी देवी की भालू ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया। मौके पर मौजूद ग्रामीण ने किसी तरह हल्ला कर महिला को भालू के चंगुल से छुड़ाया। घायल महिला का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोरो खाल में चल रहा है। भालू के हमले में घायल महिला का अस्पताल पहुंचाने के लिए जब 108 को कॉल किया गया तो और जल्द ही आपको बता दें कि मौके पर मौजूद यूकेडी के जिला संगठन मंत्री बलवंत गोसाई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि घटना से ग्रामीण क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग में जिला स्तर पर तो कई अधिकारी हैं, लेकिन बीट पर केवल एक ही कर्मचारी है। ऐसी घटना घटित होने के बाद ही विभाग जागता है। उन्होंने प्रशासन और विभाग से मामले में पीड़ित परिवार को जल्द राहत पहुंचाने के साथ ही भालू के आतंक से निजात दिलाने के लिए तुरंत कदम उठाने की भी मांग उठाई है। ऋषिकेश के निकट मुनिकेरेती में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। जानकारी झूला की ओर से तपोवन जाते समय खाराश्रोत के पास स्कूटी के पीछे बैठी एक बुजुर्ग अचानक सड़क पर गिर गई। इस दौरान विपरीत दिशा से आ रही एक बोलेरो के पिछले पहिए से बुजुर्ग का सिर टकरा गया। लहूलुहान होने की वजह से बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही थाने से पुलिस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग का शव कब्जे में लेकर अस्पताल की
मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद बुजुर्ग का शव परिजनों को सौंप दिया है। बुजुर्ग की पहचान 70 वर्षीय कमलेश पत्नी स्वर्गीय सतीश और पुत्री स्वर्गीय हंस दास महाराज निवासी सच्चा धाम तपोवन के रूप में हुई है। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कैलाश गेट चौकी प्रभारी रावत ने बताया कि मामले में मृतका के परिवार से कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और आगे बढ़ेंगे जहां अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एमडीडीए का हल्ला बोल। जी हां, शिमला बाईपास क्षेत्रों में एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई। बीसी तिवारी के निर्देशों और संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेशों पर हुई सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। बालावाला में सर्वेश्वर दत्त के अवैध व्यवसायिक भवन को किया सील। मेहुवाला माफी में कमल राठौर की लगभग 10 बीघा अवैध प्लॉटिंग को किया ध्वस्त। अवैध निर्माण, अवैध प्लॉटिंग और अनियमित विकास किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं, बीसी तिवारी ने कहा। अवैध निर्माणों और अवैध प्लॉटिंगों के खिलाफ प्राधिकरण कर रहा सख्त कार्रवाई। एमडीडीए का उद्देश्य शहर का विकास नियोजित, सुरक्षित और कानून के अनुरूप हो। किसी भी व्यक्ति को नियमों के खिलाफ विकास कार्यों की करने की अनुमति नहीं। किसी भी निर्माण कार्य से पहले प्राधिकरण से मानचित्र कराए स्वीकृत। सचिव मोहन वर्णिया ने कहा, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई। हमारा प्रयास देहरादून को विकास सुव्यवस्थित और नियमानुसार हो। और ऋषिकेश में रेलवे रोड के निकट अवधूत आश्रम मार्ग पर दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई है। 4 लुटेरों ने एक दूध बेचने वाले गुर्जर को जबरन लूटा है। लूट के बाद लुटेरे वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। गुर्जर ने लुटेरों का पीछा भी किया, लेकिन उनको पकड़ने में सफल नहीं हुआ। ये लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने घटना के बाद कोतवाली पुलिस को सूचना दी और लुटेरों को पकड़कर लूटी गई नगदी वापस दिलाने की मांग की। गुर्जर ने पुलिस को बताया कि लुटेरे करीब 15,000 रुपए की नगदी लूट कर फरार हुए हैं। कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक भारत सिंह रावत ने बताया है कि मामला संज्ञान में आया है। मौखिक शिकायत मिलने पर पुलिस लुटेरे को पहचान कर पकड़ने के प्रयास में जुट गई है। गुर्जर रानी पोखरी क्षेत्र का रहने वाला है, जो प्रतिदिन शहर में लोगों के घरों में दूध देने के लिए आता है। आपको बता दें, दिन दहाड़े हुए इस लूट की वारदात से लोगों में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई प्रकार की चर्चा की जा रही है। और आगे बढ़ेंगे जहां ऋषिकेश में सीलिंग होने के बाद भी निर्माण कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार निर्माण कार्य जारी है और इस बीच आपको बता दें, बनखंडी रामलीला ग्राउंड के पास सीलिंग होने के बाद लगातार निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है। और देहरादून रोड पर भी सीलिंग के बाद हो रहा लगातार निर्माण कार्य। क्या कारण है कि अवैध निर्माणों पर सीलिंग होने के बाद भी नहीं रुकवा पा रहे निर्माण कार्य? ए शशांक ने कहा, अवर अभियंता महिला अवैध निर्माणों पर साइट में जाकर क्या रुकवा पाएगी निर्माण कार्य? अवैध निर्माण पर सीलिंग के बाद निर्माण कार्य न रुकना, दीपावली उपहार या कोई राजनीतिक दबाव? एमडीडीए के नियमों की कौन करेगा रक्षा, या उड़ती रहेगी नियमों की धज्जियां? सीलिंग के बाद हो रहे निर्माण कार्यों पर आ रही लगातार शिकायतों पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? ऋषिकेश एमडीडीए कार्यालय संदेह के घेरे में। अवैध निर्माणों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय से कई बार लग चुकी है फटकार। अगर इसी प्रकार नियमों की उड़ती रही धज्जियां तो मामले और जाएंगे उच्च न्यायालय की शरण में। हरिद्वार रोड पर पेट्रोल पंप के पीछे बन रहे अवैध निर्माणों पर आ रही शिकायतों पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई? विक्रम यूनियन के साथ गंगा तट पर बना अग्रवाल का रेस्टोरेंट संदेह के घेरे में है। बोर्ड बैठक में गुमराह कर कई प्रकरण करा लिए गए स्वीकृत। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं हुई तो कई और होंगे मामले के खुलासे। तो ऋषिकेश में सीलिंग होने के बाद भी निर्माण कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहा। भी निर्माण कार्य जो है वो हो रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि कई बार कार्रवाई की जा चुकी है। बनखंडी रामलीला ग्राउंड के पास सीलिंग होने के बाद भी लगातार यहां पर निर्माण कार्य चल रहा है और देखिए रात के अंधेरे में भी ये कार्य किया जाता है। देहरादून रोड पर सीलिंग के बाद लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।